आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस दुनिया भर में बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया भर में इसके मुतासरीन की तादाद 51 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि अब तक 3,32,000 से ज़ायद लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई मुतासरीन की तादाद 51,01,967 हो गई है, जबकि 3,32,900 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर ब्राज़ील है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस ने तेज़ी से पांव फैला लिया है और अब ये 1 लाख से भी ज़्यादा केसेस वाले ममालिक में शामिल हो गया है। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जुमा को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इसके इन्फेक्शन से अब तक 1,18,747 लोग मुतासिर हुए हैं और 3,583 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 48,534 लोग इस बीमारी से नजात पा चुके हैं। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 6,088 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,18,447 तक पहुंच गई है। ताहम राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,000 से ज़ायद लोगों ने इन्फेक्शन से नजात भी पाई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमा की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,088 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,18,447 तक पहुँच गई। मुल्क में कुल फ़ाल केसेस 66,330 हैं। इससे एक दिन पहले 5,609 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में कोविड-19 से गुज़िश्ता 24 घंटों में 148 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 3,583 हो गई है। इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान इस वबा से ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,234 लोग इस वबा से ठीक हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वाले लोगों की कुल तादाद 48,533 हो गई है। अब तक 48,534 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 66,330 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,334 पेशेंट्स क्योर हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि बढ़कर अब अप्रॉक्सीमेटली 41% हो चुका है। इसके साथ ही केस फैटेलिटी, केस मोर्टेलिटी में भी इंप्रूवमेंट नोट किया गया है। जैसे कि 19 मई को जो मोर्टेलिटी रेट देश का 3.13% था, वह अब घटकर 3.02% हो चुका है। हमारा फोकस उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स पर है जहां पर ये ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हम स्टेट्स के साथ मिलकर वहां पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस पर फोकस कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 38 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह जुमला मुतासरीन की तादाद 1,699 तक पहुंच गई है। GHMC हुदूद में 26 और रंगारेड्डी जिले में 2 माइग्रेंट मजदूर 10 कोरोना से वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। आज 23 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए और 618 अफराद जेर इलाज हैं। अभी तक 1,036 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में आज तक 45 अमवात हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मगरबी बंगाल के अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा कि मुसीबत की इस वक्त में पूरे मुल्क उनके साथ है और मरकज़ी हुकूमत अम्फान तूफ़ान से होने वाली तबाही से बंगाल को निकालने और बंगाल की असर नौ बाज़ाबादकारी के लिए बंगाल हुकूमत की हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर मरकज़ी हुकूमत ने 1,000 करोड़ रुपये देने का फ़ैसला किया है। ममता बनर्जी के साथ अम्फान तूफान से होने वाली तबाहियों का फ़िज़ाई जायजा लेने के बाद नामा निगारों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अम्फान तूफान ने बंगाल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और लाखों करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं।
वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बंगाल को इस मुसीबत से निकालने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल जल्द से जल्द दोबारा खड़ा करने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जल्द ही मरकज़ी हुकूमत की एक टीम बंगाल का दौरा करेगी और ज़राअत, बिजली, कम्युनिकेशन, सड़क, मकानात और दीगर नुकसानात का जायज़ा लेने के बाद पूरा खाका बनाएगी। बाज़ाबादकारी के लिए मौसर योजना बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल को असर नौ खड़ा करने के लिए जो भी ज़रूरियात होंगी उसको पूरा करने के लिए हम खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम फौरी तौर पर हमने बंगाली हुकूमत को 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है ताकि जल्द से जल्द बाज़ाबादकारी का काम शुरू किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तूफ़ान में जिन लोगों की मौत हो गई है उनके वर्षा को 2-2 लाख रुपए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से दिया जाएगा। इसके अलावा ज़ख्मियों के इलाज के लिए 50,000 रुपये तक की मदद करने का इंतज़ाम करेंगे। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक 8 जून से इम्तहानात का आगाज़ होगा और ये 5 जुलाई तक जारी रहेंगे। वाज़ेह रहे कि हाई कोर्ट ने हुकूमत को 8 जून के बाद कभी भी इम्तहानात मुनक्कद करने की इजाज़त दी थी। 8 तारीख को अंग्रेज़ी का पहला पर्चा होगा, दूसरी 11 जून को, उसी तरह 14 जून को हिसाब का, 17 को हिसाब का दूसरा पर्चा, 20 तारीख को साइंस का पहला पर्चा, 23 को साइंस का दूसरा पर्चा, 26 को समाजी उलूम पर्चा अव्वल, 29 को पर्चा दुवम, 2 जुलाई को ओरिएंटल मेन लैंग्वेज और 5 जुलाई को ओरिएंटल मेन लैंग्वेज का दूसरा पर्चा और ओकेशनल कोर्स। ये सारे इम्तहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तक होंगे। तेलंगाना के वरंगल शहर के मज़ाफ़ात में 9 अफराद की नाशें एक बौली से दस्तयाब हुई। ये वाक़या खुदकशी का है या फिर कत्ल का, पुलिस इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम करने के लिए दवाखाने के मुंतकिल कर दिया। मरने वालों की शिनाख्त मोहम्मद मकसूद 50 साल, उनकी अहलिया निशा 45 साल, बेटी बसरा, बेटा सोहेल आलम, दूसरा बेटा शादाब आलम, 30 साल शकील, 21 साल श्याम और श्रीराम और 3 साल नवासा के तौर पर हुई है। पुलिस इस मामले को खुदकशी समझकर तफ्तीश कर रही है। एडिशनल डीसीपी वेंकटा लक्ष्मी के मुताबिक एमडी मकसूद आलम 20 साल कबल मगरबी बंगाल से अपने ख़ानदान के साथ वरंगल मुंतकिल हो गया था। पहले वो करीमाबाद में किराए के मकान में मुकीम था। दिसंबर से गीसू कोंडा मंडल के लंबुकट्टू के इलाके में बारदान तैयार करने वाले गोदाम में काम कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से वरंगल से उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई थी, जिसके बाद वो गोदाम में एक कमरे में ही मुकीम थे। उनके साथ उनकी मुतल्लक़ा बेटी बसरा खातून जो अपने शौहर से अलग हो गई थी, वो अपने 3 साल बेटे के साथ भी रह रही थी। गोदाम में बिहार के नौजवान श्रीराम और श्याम नामिद भी काम करते थे। वो इसी अहाते में एक और कमरे में रह रहे थे। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ गोदाम का मालिक संतोष गोदाम में आया तो कोई वर्कर नज़र नहीं आया और उसने काफ़ी तलाश की, जिस पर उसे बौली में 4 नाशें पानी में तैरती पाई गई। उसने गीसू कुंडा पुलिस को इत्तला दी। क्लोज टीम और डॉग स्क्वाड के अमले ने आकर सबूत इकट्ठा किए। वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और पुलिस ने मिलकर 4 लाशों को बाहर निकाला और आज जुमा की सुबह एक और लाश निकाली गई। डीसीपी ने बताया कि लाशों पर कोई चोट नहीं आने की वजह से ये मुकदमा खुदकशी के तौर पर दर्ज किया जा रहा है। शुबा है कि अगर कुएं से पानी निकाल दिया जाए तो इसमें से मजीद नाशें बरामद हो सकती हैं। फायर फाइटर्स कुएं में पानी पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसूद आलम समेत 5 अफराद के खुदकशी के बाद पुलिस ने कई जावियों से मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। उनके एक और बेटे के साथ बिहार के 2 नौजवान लापता हैं। पुलिस उनके ठिकाने की तलाश में है। उनका तो पता चलने पर इस वाक़े की तह तक पहुँच सकते हैं। लॉकडाउन में तोसी के साथ जारी है, लेकिन माइग्रेंट मजदूर आबाई रियासतों को जाने के लिए कई 100 किलोमीटर पैदल सफ़र कर रहे हैं। चंद मजदूर सड़कों पर जाकर अपनी ज़िंदगियों को गंवा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR ने मजदूरों के पैदल चलने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत से कोई मजदूर आबाई मुकाम को पैदल सफ़र ना करे। घर या आबाई मुकाम जाने वाले मजदूरों को रेल की सहूलत फराम करने, मजदूरों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना करना न पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर ने आबाई मुकाम जाने की जिद करने वाले मजदूरों को रेल या बस का इंतज़ाम करने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी है।
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल दयाकर रेड्डी को कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ और इसकी मौत हो गई। कोरोना वायरस की ड्यूटी अंजाम देते हुए मौत पर हुकूमत इस कांस्टेबल की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अंजाम देने के बजाय उसे लावारिस छोड़ दिया। आखिरी रसूमात के वक्त कोई पुलिस अहदेदार वहां मौजूद नहीं था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के तर्ज अमल के खिलाफ ICMR और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से शिकायत की जाएगी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दयाकर रेड्डी के पसमानदगान को फौरी 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया फराहम करे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से 1 लाख रुपए की इमदाद की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में 42 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में आया। हुकूमत तेलंगाना ने सेहत अवाम के दहलीज पर स्कीम के तहत वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने सुल्तान नगर कम्युनिटी हॉल एरिया एर्रागड्डा, यादगिरी कम्युनिटी हॉल वेंगलराव नगर, वज़ीर सेहत इटाला राजेंदर, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल सईदाबाद, वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव, गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर ने गोशा महल, मेयर GHMC बोनताम राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने भोलकपुर और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद के इलाके में के अलावा दीगर वज़रा और अरकान असम्बली ने मुख्तलिफ इलाक़ों में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह किया। इन दवाखानों में DHM की जानिब से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ मुहैया किया जाएगा। इसके अलावा मरीज़ों को दवाएं भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। क़ब्ल अज़ीं 100 से ज़ायद बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया जा चुका है। इन दवाखानों में इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद ज़रूरतमंदों पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मरीज़ों को रवाना किया जाएगा। जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल में बस्ती दवाखाने का इनाग्रेशन किया गया, जिसमें हमारे MLA बलाला साहब, हमारे कारपोरेटर मोहतरमा और हमारे रेवेन्यू ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर मौजूद हैं। ये बस्ती दवाखाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले यहाँ पर करंट का प्रॉब्लम था। आज इंडिया में करंट के अंदर तेलंगाना स्टेट सरप्लस स्टेट है। दूसरा प्रॉब्लम पानी का था। CM साहब ने कालेश्वर प्रोजेक्ट के तहत 1 करोड़ एकड़ को ज़मीन सैराब करने के लिए जो बेड़ा उठाया था वो बहुत कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद तीसरा टारगेट था हेल्थ टारगेट। ऑनरेबल CM साहब ने गली गली में ख़ास तौर से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 से 14, 15 बस्ती दवाखाने खोलने का ऐलान किया है। 150 डिवीज़न में 300 से ज़्यादा दवाखाने खोले जाएंगे और ख़ास तौर से मलकपेट में ये 12वां दवाखाना आज इनाग्रेशन किया गया है। यकीनन अगर सबसे अहम चीज़ है तो कोई हेल्थ है, उसके ऊपर तवज्जो देने के लिए कोई लीडर है तो वो KCR साहब है और हमारे असद साहब हमसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है। हम उन्होंने मिलकर हुकूमत के अंदर दोनों के इश्तराक से अच्छी तरीके से हम लैंड ऑर्डर कंट्रोल किए हैं। हर शोबे हयात में तरक्की कर रहे हैं और लैंड ऑर्डर भी इंडिया में नंबर 1 लैंड ऑर्डर हमारे तेलंगाना स्टेट का है। और कोरोना में भी जिस तरह हमारे CM साहब ने कंट्रोल किया उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। ये कोरोना एक ऐसा मर्ज़ है जो किसी के हाथ में नहीं है, ना CM साहब के हाथ में है, ना PM साहब के हाथ में है तो आवाम के हाथ में। अगर आवाम एहतियात करेंगे, अपने घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलेंगे, किसी वजह से काम की वजह से निकले तो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और हमेशा सैनिटाइज को इस्तेमाल करेंगे, हाथों को साफ़ सुथरा रखेंगे, घर में जब भी जाएंगे वो फ्रेश होने तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये कोरोना वायरस अभी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक इसका मेडिसिन तैयार नहीं हुए, इसके लिए वैक्सीन तैयार नहीं हुए। तो इसके लिए मैं तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि बस्ती दवाखाने इसीलिए जल्दी से जल्दी खोले जा रहे हैं कि आपको कुछ भी है तो आप दवाखाने में, सरकारी दवाखाने में इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं और हम CM साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आवाम की तवज्जो के लिए सारे हैदराबाद के अंदर हर जगह जगह और आज के दिन 45 दवाखाने इनाग्रेशन किए जा रहे हैं एक ही दिन के अंदर। और मैं तमाम हमारे भाइयों से भी अपील करता हूँ कि आप बस्ती दवाखाना आकर इलाज करवाइए। बस्ती दवाखाने में बहुत अच्छा इलाज होगा और किसको भी आजकल चाहे कुछ भी छोटा मोटा भी मर्ज हो आप यहाँ ही, इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट दवाखाना हॉस्पिटल के अंदर चाहे उस्मानिया हॉस्पिटल हो, चाहे नीम्स दवाखाना हो, गांधी हॉस्पिटल ख़ासतौर से कोरोना के लिए काम वहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने KCR के नाम एक मौसूमा ख़त में अपील की कि वो लॉकडाउन के वक्फे के दौरान इस्तेमाल की गई बरखी और पानी के बिल्स को माफ़ कर दें। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता 2 माह में रियासत में कोई भी तिजारती सरगर्मियाँ नहीं हुई, सारे कारोबार ठप होकर रह गए और आमदनी रुक गई। लोगों को घरों में बैठने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान लोगों की बचाई हुई पूंजियाँ भी ख़त्म हो गईं। लोग रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मकरूज़ हो गए। इस दौरान सारे ही लोग घरों पर ही रहे, जिससे बरखी का खर्चा भी ज़्यादा
हो गया। ऐसे में बरक़ी और पानी के बिल्स भी ज़्यादा हैं। चीफ मिनिस्टर साहब, सारे इदारे बंद थे, शॉप्स और ऑफिसेज भी बंद थे, गोया आमदनी के सारे ज़राए बंद थे। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि ऐसे हालात में चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि लॉकडाउन के दरमियान भेजे गए सारे बरक़ी और वाटर बिल्स की अदायगी को ख़त्म कर दें और माफ़ कर दें। इससे रियासत की आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। चेयरमैन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, आज मैंने एक रिप्रेजेंटेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना KCR साहब को पेश किया, एक ओपन लेटर। उनको आज मैंने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने डिमांड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स जो इस सारे लॉकडाउन पीरियड में जो सारा कारोबार, सारे एस्टैब्लिशमेंट, सारे ऑफिसेज, सारे एम्प्लॉयज़ घर पे बैठे हुए थे, इन सब का जो मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, इनके वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स माफ़ करने के लिए हमारे KCR साहब से मुतालबा किया है। जो इतने करोड़ों रुपए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के कोरोना रिलीफ फंड, जो कोविड-19 रिलीफ फंड में जमा हुए हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर डिपार्टमेंट को कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे करके KCR साहब से मुतालबा है कि आप सारी आवाम के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स को 100% माफ़ करें। और जो ये लोग इस लॉकडाउन पीरियड से गुज़रे हैं और जो लोग अपने घरों पे बैठे हुए थे, कई लोगों को अपनी सैलरी नहीं मिली और कई लोगों को उनके नौकरियां चले गए, ये लोग मगर घर पे बैठ के अपना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इस्तेमाल किए हैं। इनको बिल्स इस बार बग़ैर रीडिंग के डबल बिल्स ज़्यादा करके लॉकडाउन के बिल्स डाल दिए। तो मेरा मुतालबा है, मेरी रिक्वेस्ट है KCR साहब से कि इस पे सीरियस इमीडिएट एक्शन लीजिए और सबके इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स 100% माफ़ करिए। आवाम इस वक्त परेशान है, आवाम इस वक्त नहीं भर सकती। अभी आवाम को ये 2 महीने के लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए। तो मेरी KCR साहब से इंतजा है कि आप इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए और आवाम को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल 100% माफ़ करिए। शुक्रिया। साबिक़ रियासती वज़ीर कांग्रेस क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक याददाश्त पेश करते हुए शिकायत की कि निज़ामात में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक लागू है। इसके बावजूद रियासती काबीनी वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकन लोकसभा BB पाटिल, गवर्नमेंट विप गोवर्धन, दीगर अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक़ निज़ामाबाद और कामरेड्डी अजला से है, अरकान को पार्टी खंडवा पहनाकर TRS में शामिल कर रहे हैं। ये पार्टी अरकान में जिनको पार्टी में रुकन बनाया गया वो ZPTC और MPTC के अराकीन हैं और इनको ख़रीदो फ़रोख्त किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी से सारा मुल्क परेशान है और ये चीफ मिनिस्टर की दफ्तर के लिए MPTC और ZPTC को MLC बनाने के लिए ख़रीद रहे हैं और गाय बकरियों की तरह उनकी ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने इलेक्टोरल ऑफिसर को बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद भी किसी को पार्टी का खंडवा पहनाना नाजायज़ और गैर क़ानूनी है। चीफ मिनिस्टर इलेक्टोरल ऑफिसर ने इनकी बात सुनने के बाद यकीन दिलाया कि वो कलेक्टर से रिपोर्ट तलब करेंगे। इस सिलसिले में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, और रेवंत रेड्डी साहब और TRS के हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार सब मिलकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल साहब से मिलकर हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है कि निज़ामाबाद में जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसमें TRS की कैंडिडेट जो है उम्मीदवार वो चीफ मिनिस्टर साहब की बेटी श्रीमती कल्वाकुंटा कविता जी हैं। उनको जिताने के लिए आज निज़ामाबाद के अंदर कोरोना का महामारी पूरा दुनिया परेशान है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस वाले BJP वाले सब परेशान है कि सारे लोगों को खरीद लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से मंडी में बकरों को भैंसों को खरीदते उस तरीके से MPTC ZPTC मंडल प्रेसिडेंट काउंसलर कॉर्पोरेटर को खरीदा जा रहा है। तो हम ये सिलसिले में सिर्फ डेमोक्रेसी जमहूरियत को बचाओ के नाम पर आज हमने कंप्लेंट करके कहा कि इलेक्शन कोड है निज़ामाबाद में, ऐसे टाइम पे मिनिस्टर और गवर्नमेंट विप जाकर खंडवा डालना, उनको पार्टी में ज्वाइन करना, ये सरासर कानून के खिलाफ है। इसीलिए इनके ऊपर
फौरी एक्शन लिया जाए और जो एमपीटी पार्टी बदले हैं उनको डिफेक्शन लॉ के तहत उनको फौरी डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही संजीदगी से सुना और कहा कि हम इसकी पर रिपोर्ट मंगाएंगे कलेक्टर से और जो हमसे बन सकता है ज़रूर हम कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में हम इसका ये आपके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अमल करेंगे। थैंक यू। टीपीसीसी तर्जुमान बी सुधाकर गौड़ ने 5 खानगी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए कहा कि हुकूमत मखनन्ना को नज़रअंदाज करते हुए इतने बड़े फैसले के ज़रिए टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के तालीमी इदारों को यूनिवर्सिटी का मौक़ूफ़ अता करते हुए रियासत तेलंगाना में आला तालीम को मुकम्मल खानगियाने के अमल का आगाज़ कर दिया है, जबकि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी खिदमात के ज़रिए तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हुए उनके मुस्तकबिल को संवार रहे थे, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर का तकर्रुर न करते हुए तालीमी निज़ाम को मफलूज करके रख दिया है। कि तेलंगाना गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आया ये बैकडोर से। ये अभी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोरोग करके वेरी नेक्स्ट डे ये गवर्नर से ऑर्डिनेंस लेके आया, ये वो इलीगल है। हम लोग कांग्रेस पार्टी से डिमांड कर रहे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट को, ये तेलंगाना इलेक्शन का मूवमेंट में केसीआर ने कहा कि केजी टू पीजी तक फ्री एजुकेशन देऊंगा बोल के वादा किया, वो वादा ने धोखा कर लिया। अभी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेकर आके एजुकेशन को पूरा बिजनेस में लाया है ये। और ये हम लोग एक बात सीरियस ले रहा है, ये टीआरएस लीडरों को कॉलेज देने में क्या मतलब है बोल के हम लोग पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें जो जॉब्स देने का, रेगुलर जॉब्स देने का इनको मौका नहीं है, मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाने में बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा है। इससे पहले हम कांग्रेस गवर्नमेंट में इंजीनियरिंग कॉलेज लगाए तो इन्होंने बोला पोल्ट्री फार्म्स में इंजीनियरिंग कॉलेज लगा रहा, ये स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर रहा बोल के बातें कर रहे थे। हम लोग ये डिमांड कर रहे तेलंगाना गवर्नमेंट को, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में यूनिवर्सिटी लगाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ये क्वालिटी एजुकेशन तेलंगाना बच्चों को मिलने के लिए हम लोग डिमांड कर रहा है। ये गवर्नमेंट इमीडिएटली सोच के ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ये जो एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस बिल है ना उसको वापस ले लेना बोल के हम लोग कांग्रेस पार्टी से डिमांड कर रहा हूँ। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हैदराबाद को एक तोहफा देते हुए 60 गज पर मुश्तमिल मकान की तामीर के लिए जीएचएमसी से इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसका ऐलान किया है। हुकूमत तेलंगाना हमा मंजिला इमारत की तामीर में अवाम को हो रही दुश्वारियों के पेश नज़र ही पास स्कीम के जो कि जून के पहले हफ्ते में आगाज़ कर रही है। इस स्कीम के तहत पूरी रियासत में इमारतों की तामीर की इजाज़त के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करनी होगी। अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर बल्दी अहदेदार इजाज़त देने में नाकाम रहे तो आप इमारत की तामीर कर सकते हैं। इस स्कीम के आगाज़ के बाद रियासत भर में आवाम को बल्दी अहदेदारों की हिरासानी और दफातर के चक्करों से आज़ादी मिल जाएगी। इस स्कीम के तहत जीएचएमसी हुदूद में 60 गज पर मुश्तमिल मकानात की तामीर के लिए बल्दिया से कोई इजाज़त लेनी बाकी नहीं रहेगी। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में पहली बार जुम्मतुल विदा की नमाज अदा नहीं की गई। कोरोना वायरस की आलमी वबा ने शहर हैदराबाद की तारीख मक्का मस्जिद में पहली मरतबा नमाज जुम्मतुल विदा होने नहीं दी। हर साल तारीखी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा के मौके पर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला से भी मुसल्ली जुमा की नमाज पढ़ने के लिए हज़ारों की तादाद में मक्का मस्जिद आते थे। 326 साल की तारीख में पहली मरतबा जुम्मतुल विदा की नमाज न हो सकी। मक्का मस्जिद 1994 में पाए तकमील को पहुंची थी। यहाँ तक कि 1914 में पहली जंग अजीम और 1939 में दूसरी जंग अजीम के मौके पर भी जुम्मतुल विदा की नमाज अदा की गई। 1948 में जुम्मतुल विदा के 47 दिनों के बाद ऑपरेशन पोलो हुआ, लेकिन इस बार भी हैदराबादियों ने तारीखी मक्का मस्जिद में जुम्मतुल विदा की नमाज अदा नहीं की। रियासती वजीर दयाकर राव ने जनगांव ज़िले पालाकुर्ती में एमएलसी कैंप पर 378 मुस्लिम ख़ानदानों में रमज़ान ईद के लिए अशियाए ज़रूरिया फराहम की। इसके अलावा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स मुस्तकीन में तकसीम किए। दयाकर राव ने कहा कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की ईद सबसे मुक़द्दस ईद है।
इस साल कोरोना वायरस में रमज़ान की ईद आई है। बड़े अफसोस की बात है कि चंद मुफाद परस्त अपने मफादात के लिए मुसलमानों पर गलत बयानी से काम लेते हैं। उन्होंने कहा कि समाजी फासला ज़रूरी है। हमारी रियासत में बाहर से आने वाले मज़दूरों से वायरस आ रहा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन पर एहतियाती तरीक़ेकार के ज़रिए इबादत और त्यौहार मनाएं। మరి 20 కోట్లు మనకు ఉత్తగించలేదు. అప్పిచ్చే కాడ కుదవబడాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తారు ఇంతట్టు కుదవపడి ప్రైవేటీకరణం అయితే ప్రైవేటీకరణం ఎట్లయితే అట్లా వాళ్ళు ఏం చెప్తా చేసినట్టు బీజేపీ ప్రభుత్వం కుదవబట్టట్టు ఇస్తే 20,000 కోట్లు అప్పిస్తుంటే మనకు వద్దనే చెప్పేసినాం. दिल्ली पुलिस में अब तक 200 से ज़्यादा कोरोना मुतासिर अफसर और जवान मिल चुके हैं। कोरोना इन्फेक्शन सिपाही अमित राणा की मौत से अभी दिल्ली पुलिस बाहर भी नहीं निकली थी कि अब कोरोना ने उसके कंट्रोल रूम में दस्तक दे दी है। यही वजह है कि जैसे ही ज़िले पुलिस कंट्रोल रूम में कोरोना घुसा, दिल्ली पुलिस ने इस कंट्रोल रूम की एक शिफ्ट को ही फ़िलहाल बंद करने का फैसला किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाकी दीगर 2 शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे पुलिस अहलकारों को कोरोना की गिरफ्त से बचाया जा सके। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के आला अहदेदारों पर फाइज ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल दिल्ली पुलिस कम्युनिकेशन ब्रांच ने अपने जिस ज़िले पुलिस कंट्रोल रूम की एक शिफ्ट को बंद की है वो मगरबी ज़िला है। मगरबी ज़िले का पुलिस कंट्रोल रूम राजौरी गार्डन वाक़े थाना अहाते में है। यहाँ ज़िला डीसीपी का दफ्तर भी मौजूद है। ज़िला पुलिस कंट्रोल रूम में कोरोना के कदम पड़ने से अब राजौरी गार्डन थाने और ज़िले डीसीपी दफ्तर के पुलिस एहलकारों में खौफ फैल गया है। मुश्किल ये है कि न ज़िला डीसीपी दफ्तर और न ही थाना इस अहाते से अचानक किसी दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान से एक अंदरनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के पास लैंडिंग से कबल हादसे का शिकार हो गया। PIA के तर्जुमान अब्दुल सत्तार ने हादसे की तस्दीक कर दी है। बताया जाता है कि A320 तैयारे में कुल 107 लोग सवार थे, जिनमें 99 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर शामिल थे। पाकिस्तान से आ रही कुछ गैर मुसद्दक़ा खबरों में बताया जा रहा है कि कम अज़ कम 100 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए हैं। तैयारे ने दोपहर तकरीबन 1:30 बजे लाहौर से कराची के लिए परवाज़ भरी थी और कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में हादसे का शिकार हो गया। रिहायशी इलाका होने की वजह से हर जानिब अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के मुताबिक तैयारा हादसे के बाद 4 से 5 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तैयारा हादसे के मुकाम पर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। राहत और बचाव दस्ता जख्मियों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तैयारा हादसे की वजह से कराची के सभी बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। पाकिस्तानी फ़ौज के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इस सिलसिले में ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज के हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के लिए पहुंच रहे हैं। फ़ौज की क्विक एक्शन टीम और पाकिस्तान फ़ौजी शहरियों के साथ मिलकर राहत और बचाव की कोशिशों के लिए जाए वाक़े पर पहुँच चुके हैं। हमारा जहाज़ A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे स्टैब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आप लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में खुद साइड पर पहुँचने वाला हूँ। अल्लाह ताला हामी नासिर हो और मेरी दिली हमदर्दियाँ उन कीमती जानों को जिनको आज हमने लूट लिया। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कई बातें मीडिया के सामने रखी और कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिंदुस्तान के सामने खड़े चैलेंजेस का भी तस्करा किया। सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी 3 दिन की मीटिंग में रेपो रेट में तखफीफ का फैसला किया है। ये तखफीफ 0.4% की होगी और इस तरह रेपो रेट घटकर 4% पर आ गया है, जो कि पहले 4.4%
4% था। इसके अलावा MPC की मीटिंग में फैसले के बाद रेपो रेट भी घटकर 3.75% से कम होकर 3.35% पर आ गया है। उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट घटाने से बैंक को RBI से कम शरह पर कर्ज मिल सकेंगे और इसका फ़ायदा बैंक अपने ग्राहकों को देंगे, जिसके बाद ग्राहकों की EMI कम हो सकती है। RBI ने बैंकों के कर्ज मोरिटोरियम को 3 महीने के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है और अब इसकी मुद्दत 31 अगस्त तक कर दी गई है, यानी ग्राहकों को 3 महीने के लिए अपने कर्ज की EMI मजीद मुलतवी करने की सहूलत मिल गई है। हालांकि यह खबर बैंकों के लिए कुछ मायूस कुन ज़रूर है, क्योंकि इसके ज़रिए उन्हें ग्राहकों को मज़ीद 3 महीने के लिए कर्ज की EMI टालने का मुतबादिल देना होगा। ग्राहकों को पहले मार्च से मई यानी 3 महीनों के लिए यह सहूलत मिली थी, लेकिन अब उसे अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप कर्ज की EMI नहीं देंगे तो आपका कर्ज डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।